नमस्कार दोस्तों। ये पिछली वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है, ये पार्ट 2 है जिसमें मैं अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अपनी लाइफ के बारे में बता रहा था कि कैसे मैंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करी। तो इससे पहले आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि इनकम टैक्स वाली जॉब मिलने तक क्या क्या मैंने संघर्ष किया था पैसे के लिए, वो चीज़ें मैंने बताई हैं। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं कि इनकम टैक्स की जॉब ज्वाइन करने के बाद चेन्नई में मेरे पास पैसे हो गए थे ठीक ठाक, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई थी। और अच्छा, मतलब घर रेंट पे लेना, सारी चीज़ें का सेटअप करना, बाइक ले लेना, और वो सारी चीज़ें हो गई थी मेरी बेसिक बेसिक। और वहाँ पे इतनी भीड़ भड़ाका था, गाड़ी खरीदने की मैं सोच रहा था, लेकिन गाड़ी रखने की जगह नहीं थी वहाँ पे ना, पार्किंग वार्किंग की दिक्कत थी बहुत। और सर्दी में उसमें बारिश के मौसम में पानी वानी भर जाता था, तो इस वजह से मैंने गाड़ी वाड़ी तो वहाँ पे ली नहीं। और दूसरी बात ये कि वहाँ से निकलने का भी मेरा ये था कि यहाँ से जल्दी निकलो। निकलने के बाद कोई दूसरी जॉब अपना नॉर्थ में ही पकड़ो, वहाँ पे कम से कम अपनी लैंग्वेज बोलने वाले लोग तो दिखेंगे, और खाना वाना अच्छा मिल पाएगा, घूमने की जगह हिंदी बोलने वाले लोग दिखेंगे। तो वो सारी चीज़ें थी। तो उसी दौरान फिर कोविड के टाइम पे 2020 में मैंने ये जो एफआरआई का था, एफआरआई की जॉब के बारे में पता चला, और वहाँ से मैंने फॉर्म डाला। और पढ़ाई तो धीरे धीरे चल ही रही थी। तो यहाँ पे फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें इन्होंने भी पूरा मतलब लंबा खींचा प्रोसेस। जैसे एसएससी वाले एग्ज़ाम में लगे थे 3-4 साल, ऐसे यहाँ पे भी इन्होंने 3 साल लगाए। 3 साल तो नहीं, 2 साल, हाँ, 2-2.5 साल तो इन्होंने पूरे लगाए। वो कभी एग्ज़ाम हो गया, फिर वो उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, कभी कैंसिल कर दे रहे हैं एग्ज़ाम। हमारा तो नहीं हुआ, हमारे साथ में जो दूसरी पोस्ट के लिए हुए थे वो कैंसिल हो गए थे। तो कभी कैंसिल हो रहे हैं, फिर कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कभी ये वाला फॉर्म सही नहीं है, कभी वो वाला नहीं है, मतलब ऐसे करके पूरा 2-2.5 साल निकाल दिए इन्होंने। फिर 2023 में 2023 की जनवरी में ज्वाइन किया मैंने यहाँ पे देहरादून में। वहाँ से रिज़ाइन करके, चेन्नई से रिज़ाइन करके 1 महीना उन्होंने, 1 महीना नहीं, 15 दिन उन्होंने रेजिग्नेशन में लगाए, और फिर मैं यहाँ पे जनवरी में मैंने ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे भी फिर जो है, जॉब में आने के बाद तो देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिल ही जाती है, तो उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि हर साल हर महीने आपके पैसे आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो हर मंथ के लास्ट वर्किंग डे पे पैसे आ जाते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में भी थोड़ा लेट चलता है, लेकिन वहाँ पे भी मिल ही जाते हैं। इसमें दिक्कत क्या है कि कुछ लोगों के है ना, फाइनेंशियली मैनेजमेंट उनका बड़ा ख़राब तरीके का होता है, या पता नहीं कैसे होता है, या जिनके परिवार वगैरह जिन्होंने बना लिए हैं, मतलब बीवी है, 2 बच्चे हैं, तो अगर ऐसा फिर सेटअप होने के बाद है ना, फिर पता नहीं चलता है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। पैसे जो है वो पानी की तरह बहते हैं, फिर वो हाथ में रुकते नहीं हैं। और ऐसे लोग जो है फिर परेशान हो जाते हैं लाइफ में कि पैसे जो है वो बच ही नहीं रहे हैं। तो उनको फिर मतलब ऐसे वो वेट करते रहेंगे कि अगली इस महीने की सैलरी कब आएगी कब आएगी। जैसे ही सैलरी आती है तो फिर वो इंजॉय करते हैं, और 10-15 तारीख होते होते वो सैलरी उनकी ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद फिर वेट करते हैं कि सैलरी कब आएगी कब आएगी। कुछ लोगों ने तो अपने वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्या क्या, हाँ, क्रेडिट कार्ड वो ले लिए हैं, और उससे पैसे खर्च करते जाते हैं। लास्ट में जब सैलरी आती है तब वो अपना उसका क्रेडिट कार्ड का जितना लोन हुआ है उसको भरते हैं। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ से सोसाइटी बनी हुई है, तो यहाँ से भी लोन ले लिए हैं। कुछ कुछ लोगों ने तो 2-2 बार लोन ले लिए हैं। अपनी शादी के लिए लोन ले लिया, फिर उसके बाद और खर्चे आ रहे हैं उनके लिए लोन ले लिया। तो उनकी लाइफ जो लोन पे ही चल रही है, और फिर वो लोन की वापस किस्तें भी भरनी होती हैं, तो उनकी आधी से ज़्यादा जो सैलरी है वो लोन की किस्तें भरने में निकल जा रही है। तो
सैलरी अगर मान लो किसी की 30,000 सैलरी है, तो 15,000 तो लोन चुकाने में जा रही है, 15,000 रुपये उसको मिल रहे हैं। और 15,000 रुपये खर्च होने में आज के समय में क्या टाइम लगता है। और अगर आपने गाड़ी वगैरह ले ली है, बाइक स्कूटी है, तो उसके पेट्रोल में, या फिर अगर गाड़ी है 4 व्हीलर, तो उसमें पेट्रोल में पैसे लगेंगे, फिर आपके एनुअल सर्विस होती है उसमें लगेंगे, इंश्योरेंस में पैसे लगेंगे, तो मतलब उसमें बहुत हुआ, तो एक लाइबिलिटी बन जाती है। तो अगर आपके पास काम नहीं है ना उस चीज़ का, आप उसका काम है नहीं, तो वो चीज़ आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर आप उस चीज़ से पैसे कमा पा रहे हैं, वो आपकी पैसे कमाने में मदद कर रही है वो चीज़, तो फिर वो चीज़ आपके लिए एसेट होती है। तो ये जो, जैसे अभी मेरे पास गाड़ी है, तो ये इससे मैं ख़ास कुछ मतलब पैसे कमाने में मेरी हेल्प ज़्यादा कर नहीं रही है, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी है एक तरीके से। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं किसी ऐसे चीज़ के लिए यूज़ करूँ कि मान लो मेरा कोई बिजनेस चल रहा है और उस बिजनेस की देखभाल के लिए मुझे आना जाना पड़ रहा है, या फिर कोई दूसरा काम है, तो वो मेरे लिए एसेट बन सकता है। लेकिन अभी अगर आप घूमने फिरने के लिए, मज़े करने के लिए, या एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि जैसे इससे मतलब फ़ायदा ये होता है कि पर्सनल फ़ायदा होता है, मेंटल फ़ायदा होता है कि आप अगर कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, तो आपका जो माइंड है वो सही हो रहा है, माइंड फ्रेश रह रहा है, आप और अच्छे से काम कर पा रहे हो। तो मैं इस चीज़ को उस तरीके से सोचता हूँ कि अगर मान लो मुझे कोई वीडियो बनानी है, तो मैं गाड़ी से कहीं भी जाऊँगा, नेचुरल प्लेस पे चला जाऊँगा, वहाँ पे नेचुरल प्लेस पे जंगल में और उसमें वीरान खुले एरिया में जाके, और वहाँ पे अच्छे से वीडियो शूट कर सकते हैं, आसपास भीड़ वगैरह से दूर जाके। तो इस तरीके से ये हेल्प कर सकता है। तो ये तो मेरी जर्नी थी कि कैसे मैंने वो किया। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट वगैरह उन सब की बात है, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं ना, तो कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट आपका ऑटोमेटिकली होता जाता है। जैसे एक वो होता है कि एनपीएस, उसमें आपके पैसे जमा होते रहते हैं, कटते रहते हैं। फिर जो है एक पीपीएफ अकाउंट होता है, चाहे उसमें तो गवर्नमेंट जॉब हो या ना हो, कोई भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, लेकिन वो लंबे समय के लिए जमा होते हैं, वो 15 साल से पहले आप उसको छेड़ नहीं सकते हो। और उन पे जो है वो फिक्स परसेंट जो है वो ब्याज मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और 1.5 लाख तक पैसे आप उसमें 1 साल में जमा कर सकते हो, तो वो है। और फिर उसके बाद ज़्यादा स्टॉक मार्केट वगैरह और म्यूचुअल फंड, इन सब के चक्करों में मैं ज़्यादा पड़ा नहीं मैं, क्योंकि एक टाइम बाद अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं ना इसमें, तो फिर ऐसा लगने लगता है कि पैसा है ना, पैसा जो हमारी सुविधा के लिए होना चाहिए था वो नहीं है, पैसा हमारी सेवा नहीं कर रहा है, हम पैसे की सेवा कर रहे हैं। ऐसा होने लगता है कि 24 घंटे आपके माइंड में पैसा 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 चल रहा है, तो फिर आप लाइफ को एंजॉय कैसे कर पाओगे? लाइफ को एंजॉय तो कर ही नहीं पाओगे। आपको यही चिंता है कि पैसा कमाना कैसे है, कहीं जो है वो मेरा पैसा डूब ना जाए, कहीं है ना जो हो जाए। बहुत सारे लोग जो मेरे साथ कलीग हैं जॉब में, वो हमेशा स्टॉक मार्केट में और इनके बारे में सोचते रहते हैं। वो सुबह सुबह देखेंगे तो फ़ोन खोल के देख रहे हैं कि कितना जो उनके शेयर हैं कितने कम हो गए, कितने बढ़ गए। बस इसी चिंता में, इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं वो पूरा सुबह से शाम तक, और वो फिर परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। तो यार इतनी टेंशन लेके क्या करना है, कहाँ जाना है? तो मुझे तो ये चीज़ सही लगती नहीं है। और बाकी अगर आपने बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां नहीं पाली हैं, बहुत ज़्यादा लायबिलिटी नहीं है, पत्नी बच्चे ये सारी चीज़ों को इकट्ठा नहीं किया आपने, तो आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा परेशानी होती नहीं है पैसे की। आप मस्त जीवन जी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर शादी कर ली, बच्चे हो गए, तब तो फिर आपको पैसे कमाने ही पड़ेंगे, तब तो फिर आपकी मजबूरी है, तब तो फिर आप उससे भाग नहीं सकते हो, तो वो तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। तो आप देख लेना, अगर नहीं हुई है तो सोच समझ के करना, और अगर हो गई है तब तो फिर कोई उम्मीद नहीं है, तब तो आपको बहुत मेहनत करके काम करना ही पड़ेगा।
अगर शादी वादी नहीं करी है तो आप अपने हिसाब से जीवन जी सकते हैं। जॉब अगर पसंद आ रही है तो करो, नहीं पसंद आ रही है तो छोड़ दो, और कोई दिक्कत नहीं है। एक काम पसंद नहीं आ रहा है छोड़ के दूसरा कर लो, तो ये भी है। लेकिन जिनकी सरकारी नौकरी है वो डरे रहते हैं, फिर वो छोड़ते नहीं हैं जॉब। उनको लगता है कि एक बार किसी तरीके से तुक्का लग के मेहनत करके हमने नौकरी पा ली है, तो अब लाइफ टाइम के लिए इसी में सड़ना है। अगर छोड़ देंगे तो फिर जो है वो समाज परिवार क्या कहेगा, और दोबारा नौकरी कहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो उसी में अपनी लाइफ गुजार देते हैं 60 साल तक। कब 60 साल की एज आ जाती है, कब रिटायरमेंट की एज आ जाती है, कुछ पता नहीं चलता है। पूरी लाइफ वो ऐसे ही गुजार देते हैं, लाइफ एंजॉय करते ही नहीं। तो मेरा मैसेज यही है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योरिटी के बारे में एक मिनिमम लेवल का रहना चाहिए, ताकि माइंड पे प्रेशर ना हो। लेकिन बहुत ज़्यादा जमा करने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जमा करने का ना कोई अंत नहीं है। आप इकट्ठे करने के चक्कर में पड़ जाओगे तो आप कितने भी पैसे इकट्ठे करते रहो, उसकी कोई लिमिट है ही नहीं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इकट्ठे करने के चक्कर में ना पड़े, और अपनी लाइफ को जिएं, है ना। अपनी लाइफ को खुल के जिएं, जो आपको एक्सप्लोर करना है वो एक्सप्लोर करें, जहाँ कहीं घूमने जाना है घूमने जाएं, वो सारी चीज़ें करें। अगर आप पैसे के पीछे भागने लगोगे तो फिर दिक्कत है। हाँ, अगर लास्ट में मैं कुछ टिप आपको देना चाहूँ तो ये है कि आप है ना, आप अपनी किसी स्किल पे काम करें। आप कोई ऐसी चीज़ करें कि जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। आप मान लो कि कोई सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे हो, एक्सपर्ट हो, तो आप किसी को ट्यूशन दे सकते हैं, कोई टीचिंग का काम कर सकते हैं, या फिर आप को कोई खेल पसंद है तो उससे रिलेटेड आप कोच कैसे कर सकते हो, या फिर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनमें इंटरेस्ट है तो इससे रिलेटेड तो बहुत सारी जॉब होती हैं। या अपना मतलब कोई ऐसी स्किल खोजें, कोई ऐसा अपना इंटरेस्ट का एरिया खोजें, और फिर उस इंटरेस्ट के को देखें कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज जनरेट करने में। जैसे कुछ लोगों को घूमना फिरना पसंद है। अब मैंने देखा है कि वो घूमने फिरने के ना उन्होंने ऐसे चीज़ें शुरू कर दी हैं कि वो टूर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और हर महीने कोई 1-2 टूर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने महीने में 30-40 हज़ार रुपये कमा लिए, तो उतने में उनका बढ़िया गुजारा हो जाता है। और साथ में जो उनकी जो एक्सप्लोर करने की जो हॉबी है वो भी पूरी हो रही है। तो कुछ ऐसा काम आपको करना चाहिए जिससे आप लाइफ को भी जी पाओ, और आपकी फाइनेंशियल ज़रूरतें भी पूरे हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा दिन काम करेंगे, हफ्ते के 5 दिन पूरा खट खट के काम करेंगे, और बस हफ्ते में 2 दिन मिल रहे हैं जीने के लिए। ऐसे करोगे तो फिर जो है वो दिक्कत वाली बात है। तो अगर किसी स्किल पे आप काम करते हो तो आपको समस्या नहीं आएगी। बाकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने तो रखने ही चाहिए कि आपको कोई दिक्कत ना आए। हाँ, और कुछ अगर आप चाहते हैं जानना, कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उस पर बात कर लेंगे। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। नमस्कार।